हेलो दोस्तों, और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका इंस्पायरिंग बुक्स चैनल पर। आज हम एक ऐसी लाइफ चेंजिंग किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी जिंदगी और आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। इस ग्राउंड ब्रेकिंग किताब का नाम है द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल, जिसे लिखा है पीक परफॉर्मेंस और न्यूरोसाइंस के मास्टर स्टीवन कोटलर ने। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आए हैं कि कुछ चीजें इंसान के लिए इम्पॉसिबल होती हैं। हमें सिखाया जाता है कि अपनी लिमिट में रहो, ज्यादा बड़े सपने मत देखो और जो मिल गया उसी में खुश रहो। लेकिन क्या सच में इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज होती है? अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो चीज कल तक इम्पॉसिबल थी वो आज नॉर्मल हो गई है। एक टाइम था जब लोगों को लगता था कि इंसान कभी हवा में नहीं उड़ सकता, पर राइट ब्रदर्स ने उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। एक वक्त था जब लगता था कि 1 माइल को 4 मिनट में दौड़ना इम्पॉसिबल है, पर जब एक इंसान ने उसे तोड़ दिया तो अगले ही साल दर्जनों लोगों ने वही रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमारी लाइफ में भी इम्पॉसिबल की डेफिनेशन अलग होती है। किसी के लिए 10 किलोग्राम वेट लॉस इम्पॉसिबल है, किसी के लिए अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करना इम्पॉसिबल है, किसी के लिए अपने पैशन को करियर बनाना इम्पॉसिबल है। लेकिन स्टीवन कोटलर कहते हैं कि इम्पॉसिबल एक साइंटिफिक प्रोसेस है। अगर आप सही स्टेप्स फॉलो करें तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है दोस्तों, यह बायोलॉजी और न्यूरोसाइंस का खेल है। कोटलर ने सालों तक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एथलीट्स, CEOs और टॉप परफॉर्मर्स को स्टडी किया और उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया। यह पैटर्न हम सब अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो यह साबित करती है कि पीक परफॉर्मेंस कोई मैजिक या किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि यह एक सॉलिड, प्रूवन साइंटिफिक फार्मूला है जिसे कोई भी इंसान अपनी लाइफ में यूज कर सकता है। आज हम मिलकर आपके अंदर के उस सोए हुए जायंट को जगाएंगे जो बस एक सही स्पार्क का इंतजार कर रहा है। हम यहाँ बात कर रहे हैं सेल्फ डिसिप्लिन की, हम बात कर रहे हैं अपने आप पर इन्वेस्ट करने की, और हम बात कर रहे हैं हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेटर बनाने की। बुक का कोर मैसेज यह है कि हमारा दिमाग एक सर्वाइवल मशीन है, यह एक सक्सेस मशीन नहीं है। हमारा ब्रेन डिजाइन किया गया था हमें जिंदा रखने के लिए, ना कि हमें खुश या सक्सेसफुल बनाने के लिए। इसलिए जब भी हम कोई नया काम शुरू करने की सोचते हैं या अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत वार्निंग सिग्नल्स भेजने लगता है। वो फियर और एंजाइटी पैदा करता है ताकि हम पीछे हट जाएं और सेफ रहें। पर एक पीक परफॉर्मर अपने इस फियर को अपना दुश्मन नहीं बल्कि एक कंपास की तरह यूज करता है। जिस काम में आपको सबसे ज्यादा डर लग रहा है वही काम आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ का रास्ता है। और इसी ग्रोथ को अचीव करने के लिए कोटलर ने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसे उन्होंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये 4 हिस्से हैं मोटिवेशन, लर्निंग, क्रिएटिविटी और फ्लो। ये चारों एक सीरीज में काम करते हैं। आप इनमें से किसी एक को भी स्किप नहीं कर सकते। ये एक गाड़ी के इंजन, फ्यूल, स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर की तरह हैं। इन सबका एक साथ सही ढंग से काम करना जरूरी है, तभी आप इम्पॉसिबल की बाउंड्री को क्रॉस कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हिस्से पर चलते हैं जो है मोटिवेशन। मोटिवेशन को हम 2 कैटेगरीज में देख सकते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो होती है जो आपको बाहर से मिलती है, जैसे कि पैसा, पावर, फेम या दूसरों से मिलने वाली तारीफ। जबकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपके अंदर से आती है। ये वो आग है जो तब भी जलती रहती है जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, जब आपको कोई इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता। स्टीवन कोटलर बहुत क्लियरली कहते हैं कि इम्पॉसिबल गोल्स को चेस करने के लिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन अकेले कभी काम नहीं आएगी। पैसा और शोहरत आपको कुछ दूर तक तो ले जाएंगे, पर जब रास्ते में असली मुश्किलें आएंगी
जब आप लगातार फेल होंगे और लोग आप पर हंसेंगे, तब आपका पैसा आपको पुश नहीं कर पाएगा। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही आपको खड़ा करेगी। पर यह इंट्रिंसिक मोटिवेशन आती कहां से है? ये अचानक से आसमान से नहीं गिरती, इसको बिल्ड करना पड़ता है। कोटलर इसका एक एग्जैक्ट स्टैक बताते हैं: क्यूरियोसिटी, पैशन, पर्पस, ऑटोनॉमी और मास्टरी। सबसे पहले आती है क्यूरियोसिटी, यानी ऐसी चीजों के बारे में जानने की इच्छा जिसमें आपको नेचुरली मजा आता हो। दोस्तों, क्यूरियोसिटी आपकी आत्मा की आवाज है। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे अपना पैशन नहीं मिल रहा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सीधा पैशन ढूंढने निकल पड़ते हैं, जो कि एक गलत अप्रोच है। आपको पहले अपनी क्यूरियोसिटी ढूंढनी होगी। एक पेपर और पेन लीजिए और कम से कम ऐसी 50 चीजों की लिस्ट बनाइए जिनके बारे में आपको जानना पसंद है। ये कुछ भी हो सकता है। शायद आपको पुराने सिक्कों की हिस्ट्री जानना पसंद हो। शायद आपको स्पेस के बारे में वीडियोस देखना अच्छा लगता हो, या शायद आपको ह्यूमन साइकोलॉजी में इंटरेस्ट हो। लिस्ट बनाने के बाद उन पॉइंट्स को ढूंढिए जहां ये अलग अलग क्यूरियोसिटीज आपस में मिलती हैं, जिसे हम इंटरसेक्शंस कहते हैं। जब आप इन इंटरसेक्शंस पर फोकस करते हैं, तो आपका ब्रेन आपको नेचुरली रिवॉर्ड देता है और आपको उस चीज के बारे में और जानने का मन करता है। यही क्यूरियोसिटी धीरे धीरे पैशन में बदल जाती है। मान लीजिए एक नॉर्मल इंसान है जिसका नाम राहुल है। राहुल एक 9 से 5 की एटी जॉब करता है और अपनी लाइफ में बिल्कुल स्टक फील करता है। उसका किसी चीज में मन नहीं लगता। फिर एक दिन वो कोटलर की इस एडवाइस को फॉलो करता है। वो नोट करता है कि उसे बचपन से वीडियो गेम्स खेलना पसंद था और उसको साइंस पजल्स सॉल्व करना भी अच्छा लगता था। ये उसकी क्यूरियोसिटी थी। वो इंटरनेट पर गेम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना शुरू करता है। धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है कि वो हर वीकेंड गेम इंजिन्स के बारे में ट्यूटोरियल्स देखता है। ये क्यूरियोसिटी अब पैशन बन चुकी है। पर पैशन पर आकर रुक नहीं जाना है। पैशन तब तक सेल्फ सेंटर्ड होता है जब तक उसके साथ पर्पस ना जुड़ जाए। पर्पस का मतलब है ये जानना कि आपका ये पैशन दुनिया की किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। दुनिया में ऐसी क्या कमी है जिसे आपका ये नया पैशन पूरा कर सकता है। राहुल नोटिस करता है कि आजकल के बच्चे साइंस से बोर हो जाते हैं क्योंकि स्कूल का तरीका बोरिंग है। वो डिसाइड करता है कि वो अपने पैशन का यूज करके ऐसे एजुकेशनल गेम्स बनाएगा जिससे बच्चे साइंस को प्रैक्टिकली और मजे से सीख सकें। ये उसका पर्पस बन गया। जब आप अपने आप से बाहर निकलकर दुनिया की मदद करने के बारे में सोचते हैं, तो आपकी एनर्जी एकदम शिफ्ट हो जाती है। आपके अंदर एक ऐसी पावर आती है जो आपको कभी थकने नहीं देती। एक बार जब पर्पस सेट हो गया, तो आपको चाहिए ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का सिंपल मतलब है अपनी आजादी, अपने खुद के डिसीजंस लेने की पावर। अगर आप किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहां आपका हर एक छोटा बड़ा डिसीजन कोई और ले रहा है, तो आप कभी पीक परफॉर्मेंस अचीव नहीं कर पाएंगे। राहुल को लगता है कि उसकी जॉब उसे पूरा कंट्रोल नहीं दे रही, तो वो प्लान बनाता है, थोड़ी सेविंग्स इकट्ठा करता है और अपनी खुद की इंडी गेम स्टूडियो शुरू करता है ताकि वो अपने टाइम और अपनी क्रिएटिविटी पर पूरा कंट्रोल रख सके। ये ऑटोनॉमी है। और सबसे आखिर में आती है मास्टरी। मास्टरी का मतलब है अपने फील्ड में इतना बेहतरीन हो जाना कि लोग आपको इग्नोर ना कर सके। मास्टरी एक ऐसी जर्नी है जो कभी खत्म नहीं होती। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है खुद को बेहतर बनाने का। राहुल हर रोज 10 घंटे कोडिंग, डिजाइनिंग और साइकोलॉजी सीखने में लगाता है ताकि वो एक मास्टर डेवलपर बन सके। दोस्तों, ये 5 चीजें क्यूरियोसिटी, पैशन, पर्पस, ऑटोनॉमी और मास्टरी एक ऐसी चैन बनाती हैं जो किसी भी इम्पॉसिबल लगने वाले गोल को पॉसिबल कर सकती है। आप अपने आप से पूछिए कि आप किस लेवल पर हैं।
क्या आप अपनी क्यूरियोसिटी को मार रहे हैं? आज से ही अपने इंटरेस्ट्स को टाइम देना शुरू कीजिए, चाहे दिन का सिर्फ 15 मिनट ही क्यों ना हो। यही 1% बेटर फिलॉसफी है जो आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स देगी। अब मान लीजिए आपके पास मोटिवेशन आ गई, आपके अंदर एक आग लग गई है कुछ बड़ा करने की। लेकिन आग को जलने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल। और पीक परफॉर्मेंस के इंजन में ये फ्यूल है लर्निंग। बिना सही लर्निंग के आपका सारा मोटिवेशन बेकार जाएगा। आप फुल स्पीड में किसी गलत दिशा में भागने लगेंगे। स्टीवन कोटलर की बुक लर्निंग को लेकर हमारी पुरानी सोच को बिल्कुल बदल देती है। हमें लगता था कि लर्निंग सिर्फ स्कूल कॉलेज तक होती है, पर लाइफ की असली लर्निंग तो कॉलेज के बाद शुरू होती है। कोटलर बताते हैं कि टॉप अचीवर्स एक रिलेंटलेस ट्रुथ फिल्टर यूज करते हैं। इसका क्या मतलब है? आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, बल्कि ठीक इंफॉर्मेशन को पहचानने की क्षमता का ना होना है। इंटरनेट पर इतना कचरा भरा पड़ा है कि अगर आप फिल्टर नहीं लगाएंगे तो आपका वैल्यूएबल टाइम वेस्ट हो जाएगा। जब भी आप कुछ नया सीखें तो हमेशा उसकी ऑथेंटिसिटी और उसके स्रोत को चेक करें। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अपने ईगो को साइड में रखना। जब आप कुछ नया सीख रहे होते हैं तो थोड़ा सा नॉलेज आने पर आपको लगता है कि आपको सब पता है। इसे इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं। दोस्तों, इस इल्यूजन से बचिए। हमेशा एक बिगिनर का माइंड रखिए। दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट भी खुद को हमेशा एक स्टूडेंट ही मानते हैं। एक बहुत पावरफुल टूल जो कोटलर स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं वो है रीडिंग बुक्स। दोस्तों, मैं पर्सनली मानता हूं कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। सोच कर देखिए, एक इंसान ने अपनी पूरी 50 साल की जिंदगी में जो गलतियां की, जो सबक सीखे, जो एक्सपेरिमेंट्स किए और जो भी सक्सेस अचीव की, उन सबको उसने एक 300 पेज की किताब में लिख दिया। अगर आप उस किताब को पढ़ते हैं तो आप इफेक्टिवली अपनी जिंदगी के वो 50 साल बचा लेते हैं। एक बुक आपको सीधा एक्सपर्ट के माइंड में एंटर करने का रास्ता देती है। दोस्तों, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना मैसिव है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आप किसी स्पेसिफिक फील्ड के बारे में 5 सबसे अच्छी किताबें पढ़ लेते हैं तो साइंटिफिकली आप उस फील्ड में दुनिया के 99% लोगों से आगे निकल जाते हैं। लेकिन पढ़ना भी एक कला है। सिर्फ वर्ड्स को स्कैन करना रीडिंग नहीं होता। आपको डीप रीडिंग करनी आनी चाहिए। कोटलर सजेस्ट करते हैं कि बुक्स को एक सिस्टम से पढ़ना चाहिए। पहले चैप्टर हेडिंग्स देखिए, कंक्लूजन पढ़िए, ताकि एक कॉग्निटिव फ्रेमवर्क आपके दिमाग में बन जाए। फिर डीपली उन आइडियाज को स्टडी कीजिए और नोट्स बनाइए। जब आप एक टॉपिक पर 3 अलग अलग किताबें पढ़ते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उन तीनों के बीच की सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को प्रोसेस करने लगता है। इस प्रोसेस से आपका खुद का एक नया पर्सपेक्टिव बनता है। आप 2 ऑथर्स के कंट्रास्टिंग आइडियाज को कंपेयर करते हैं और वहां से एक बिल्कुल फ्रेश, ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया निकलता है। इसलिए हर दिन टाइम निकालकर कुछ ना कुछ क्वालिटी कंटेंट पढ़ने की आदत डालिए। ये वही डेली इंप्रूवमेंट की फिलॉसफी है जो इंस्पायरिंग बुक्स पर हम हमेशा सिखाते हैं। हर दिन सीखी गई नए कॉन्सेप्ट की पावर आगे चलकर कंपाउंड होती है और आपको टोटली अनस्टॉपेबल बना देती है। अपना समय फालतू की रील्स और सोशल मीडिया स्क्रोलिंग में वेस्ट करने की बजाय खुद की मेंटल औकात बढ़ाने में लगाइए। अपने दिमाग की डिक्शनरी को नए आइडियाज से भर दीजिए। अब हमारी गाड़ी में मोटिवेशन का स्पार्क लग चुका है और लर्निंग का सॉलिड फ्यूल भी डल चुका है। तो अब नेक्स्ट स्टेज आती है क्रिएटिविटी। हम आमतौर पर क्रिएटिविटी का मतलब पेंटिंग्स, म्यूजिक या पोएट्री समझते हैं। हमें लगता है कि क्रिएटिविटी किसी स्पेशल आत्मा का काम है। पर कोटलर साफ करते हैं कि यहां बात हो रही है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिविटी की। जब आप इम्पॉसिबल गोल्स के पीछे भागते हैं
तो आपको ऐसी ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जिनका कोई रेडीमेड सॉल्यूशन किसी बुक या गूगल पर नहीं मिलेगा। वहां आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज करनी होगी। क्रिएटिविटी का बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल है पैटर्न रिकॉग्निशन। जब आप लर्निंग फेज में बहुत सारी नई और अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं, तो क्रिएटिविटी फेज में आपका ब्रेन उन असंबंधित आइडियाज को कनेक्ट करने लगता है। जैसे स्टीव जॉब्स ने कैलीग्राफी क्लासेस ली थी, जिसका टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं था, पर आगे चलकर वही कैलीग्राफी मैकिंटोश कंप्यूटर्स के ब्यूटीफुल फॉन्ट्स की इंस्पिरेशन बनी। यहां कैलीग्राफी और कंप्यूटर का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था, पर माइंड ने उस लिंक को क्रिएट किया। यही असली क्रिएटिविटी है। कोटलर एक कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं जिसे वो मैकाइवरिंग द इम्पॉसिबल कहते हैं। मतलब आपके पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज मौजूद हैं, उन्हीं का बेस्ट यूज करके अपने रास्ते के पत्थर हटाना। हमारी सबसे बड़ी शिकायत हमेशा यही होती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, पहचान नहीं है, सपोर्ट नहीं है। पर असलियत यह है दोस्तों की कंस्ट्रेंट यानी कमियां ही क्रिएटिविटी की सबसे बड़ी जननी है। जब आपके पास सब कुछ इजीली अवेलेबल होता है तो आपका दिमाग लेजी हो जाता है, वो आसान रास्ता ढूंढता है। लेकिन जब आपको चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है, जब आपके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, तब आपका दिमाग सर्वाइवल और इनोवेशन मोड में स्विच हो जाता है और वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए अगली बार जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए और आपको लगे कि मेरे पास इसको सॉल्व करने के रिसोर्सेज नहीं है, तो रोने धोने की जगह उसे एक पजल की तरह देखें। सोचिए कि यही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टेस्ट है और मुझे अपने अंदर छुपे हुए जीनियस को बाहर लाना है। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन इसी पॉइंट पर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। क्रिएटिविटी कोई लाइट स्विच नहीं है जिसे आपने प्रेस किया और बल्ब ऑन हो गया। आपको हर रोज अपने डेस्क पर आकर बैठना पड़ेगा, लगातार कोशिश करनी पड़ेगी, चाहे आपका दिमाग ब्लैंक ही क्यों ना हो। यही परसिस्टेंट एक्शन आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि हम कुछ सीरियस कर रहे हैं। और इसी क्रिएटिव प्रोसेस को फ्लो में आने देने के लिए आपको थोड़ा आराम भी चाहिए। क्रिएटिविटी को आप फार्स नहीं कर सकते। आप यह नहीं कह सकते कि मैं अगले 2 घंटे में 1000 नए बिजनेस आइडियाज निकाल कर ही उठूंगा। इसलिए ऑथर कहते हैं कि नॉन टाइम का होना जरूरी है। नॉन टाइम का मतलब है दिन का एक ऐसा हिस्सा जिसमें आपका कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं है। आप सिर्फ रिलैक्स कर रहे हैं, शायद नेचर वॉक पर जा रहे हैं, लंबा शावर ले रहे हैं, या बस आराम से बैठकर अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब आपका कॉन्शियस माइंड स्ट्रेस फ्री होता है, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड पिछली सारी लर्निंग और एक्सपीरियंसेज को जोड़ने लगता है। इस नॉन टाइम में बैकग्राउंड प्रोसेसिंग चलती रहती है और वहीं से सबसे बेस्ट यूरेका मोमेंट्स और $1 मिलियन आइडियाज निकल कर आते हैं। तो दिन रात गधे की तरह काम करना बंद कीजिए और अपने दिमाग को ब्रीद करने का स्पेस दीजिए। अब हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। हम आते हैं इस पूरी बुक के सबसे वाइटल, सबसे माइंड ब्लोइंग और मैजिकल पार्ट पर, जिसे कोटलर ने पूरी दुनिया में फेमस किया है, और वो है फ्लो स्टेट। दोस्तों, ये स्टेट इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। फ्लो को अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी ऑप्टिमल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है जहां आपको लगता है कि आप और आपका काम दोनों एक ही बन चुके हैं। आप जिसे द जोन भी कहते हैं। दोस्तों, फ्लो की स्टेट में हमारी फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज अपनी सबसे एक्सट्रीम पीक पर होती हैं। हमारा डिसीजन मेकिंग, रिएक्शन टाइम, मसल मेमोरी और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग सब कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। फ्लो में होने पर इंसान को थकान महसूस नहीं होती, भूख प्यास लगना बंद हो जाता है, ईगो गायब हो जाता है और टाइम का हिसाब बिल्कुल स्लो हो जाता है या पूरी तरह से गायब ही हो जाता है। सोचो वो वक्त जब आप अपना कोई फेवरेट काम कर रहे थे और अचानक आपने देखा कि 5 घंटे बीत गए और आपको लगा कि सिर्फ 15 मिनट हुए हैं।
वो फ्लो था। एक दिन में आप जितना काम नॉर्मल स्टेट में करते हैं, फ्लो स्टेट में आप उससे कई गुना ज्यादा काम बहुत कम वक्त में और बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। ये सुनने में किसी जादू जैसा लग सकता है, पर कोटलर ने इसे पूरी तरह डीकंस्ट्रक्ट किया है और बताया है कि ये प्योरली हमारी ब्रेन केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नतीजा है। जब आप फ्लो में होते हैं तो आपके दिमाग में 5 अलग अलग परफॉर्मेंस एनहांसिंग न्यूरोकेमिकल्स एक साथ रिलीज होते हैं। ये केमिकल्स हैं नोरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन, आनंदामाइड और सेरोटोनिन। नोरएपिनेफ्रिन आपकी अटेंशन को लेजर शार्प कर देता है। डोपामाइन आपको फोकस और पैटर्न रिकॉग्निशन की एबिलिटी देता है। यही वो फील गुड केमिकल है जो आपको एक्साइटेड रखता है। एंडोर्फिन किसी भी फिजिकल या मेंटल पेन को ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए फ्लो में दर्द महसूस नहीं होता। आनंदामाइड एक तरह का ब्लिस मॉलिक्यूल है जो आपको एक स्पिरिचुअल शांति का एहसास देता है, और सेरोटोनिन आपको एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस फील करवाता है। ये सब मिलकर आपके सिस्टम में एक ऐसा पावरफुल कॉकटेल बनाते हैं जो आपको सुपर ह्यूमन टाइप एबिलिटीज फील करवाता है। और मजे की बात यह है, दोस्तों की फ्लो में जाने के लिए किसी चमत्कार या किस्मत का इंतजार नहीं करना पड़ता। कोटलर फ्लो ट्रिगर की लिस्ट बताते हैं, जिन्हें अगर आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करें तो आप डेलिब्रेटली यानी जानबूझकर फ्लो स्टेट में एंटर कर सकते हैं। इनमें से सबसे बड़ा और सबसे क्रूशियल ट्रिगर है डीप फोकस और कंप्लीटली डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। आप सोच रहे हैं कि मैं एक हाथ में अपना स्मार्टफोन चलाऊं, हर 2 मिनट में व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करूं और दूसरे हाथ से अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गोल अचीव कर लूं, तो दोस्तों ऐसी गलत फहमी में मत रहिएगा। ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। मल्टीटास्किंग नाम की चीज एक सफेद झूठ है जिसका इन्वेंशन ही शिरकर्स और आलसी लोगों ने किया था। हमारा ब्रेन एक टाइम पर सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स टास्क पर पूरी कंसंट्रेशन दे सकता है। जब आप मल्टीटास्क करते हैं तो आप दरअसल टास्क स्विच कर रहे होते हैं, जिससे कॉग्निटिव पेनल्टी लगती है और एनर्जी ड्रेन होती है। इसलिए जब आप किसी जरूरी काम पर बैठते हैं तो आपको अपनी एक्सटर्नल दुनिया को कट ऑफ करना होगा। अपना फोन फ्लाइट मोड पर डालिए, अपने कमरे की कुंडी बंद कीजिए और कम से कम 90 से 120 मिनट तक एक ही सिंगल अनइंटरप्टेड ब्लॉक ऑफ टाइम में काम कीजिए। यह फ्लो का सबसे बेसिक रूल है। दूसरा फ्लो ट्रिगर है क्लियर और वेल डिफाइंड गोल्स। जब आप काम करने बैठते हैं तो दिमाग में एक बिल्कुल क्लियर मैप होना चाहिए कि आप आने वाले 1.5 घंटे में एग्जैक्ट क्या आउटपुट निकालेंगे। कंफ्यूजन और फ्लो कभी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर आपका माइंड इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि करना क्या है, तो वो भटकने लगेगा और फ्लो टूट जाएगा। तीसरा ट्रिगर है इमीडिएट फीडबैक, यानी आपको लगातार उस काम से सिग्नल मिलना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है या गलत। अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो कोड कंपाइल करने पर पता लग जाता है। अगर आप पियानो बजा रहे हैं तो गलत नोट दबते ही आवाज से फीडबैक मिल जाता है। ये फीडबैक लूप आपके अटेंशन को भटकने नहीं देता। चौथा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट फ्लो ट्रिगर है चैलेंज और स्किल का परफेक्ट बैलेंस। दोस्तों, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे समझना आपकी डेली प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देगा। अगर आप कोई ऐसा टास्क चूज करते हैं जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और आपकी स्किल्स उस लेवल की बिल्कुल नहीं है, तो क्या होगा? आपको घबराहट होने लगेगी, फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होगा और उस एंजाइटी में आप टास्क को छोड़ देंगे। उसी तरह अगर आपने कोई ऐसा टास्क पिक कर लिया जो बहुत ही ज्यादा आसान है, जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो थोड़ी ही देर में आप बोर हो जाएंगे और आपका फोकस हट जाएगा। कोटलर सिखाते हैं कि फ्लो का स्वीट स्पॉट इन दोनों के बिल्कुल बीच में आता है। फ्लो तब हिट होता है जब आप अपना टास्क अपनी करंट औकात और स्किल्स से थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल चुनते हैं। स्पेसिफिकली ऑथर इसे 4% हार्डर कहते हैं।
ये 4% आपको कंफर्ट जोन से बाहर धकेलता है, आपको पूरी तरह से अलर्ट रखता है, और यही अलर्टनेस फ्लो का गेटवे बन जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक अच्छा वीडियो गेम डिजाइन किया जाता है। हर लेवल पिछले लेवल से थोड़ा सा हार्ड होता है, पर इतना भी हार्ड नहीं कि आप उस गेम को फ्रस्ट्रेट होकर डिलीट कर दें। अपनी रियल लाइफ को भी इसी तरह डिजाइन कीजिए, जहां हर रोज आप खुद को पिछले दिन से थोड़ा और चैलेंज करते हैं। ये चैलेंज लगातार उठाते रहने की आदत ही इम्पॉसिबल को हराने का असूल है। इसके बाद कोटलर एक और बहुत प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो है द फ्लो साइकिल। फ्लो कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है दोस्तों, ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस होते हैं। अगर आप इन चारों स्टेजेस को समझ गए तो आप लाइफ में कभी बर्नआउट का शिकार नहीं होंगे। सबसे पहला स्टेज होता है स्ट्रगल। जी हां, फ्लो स्टेट की शुरुआत स्ट्रगल से होती है। जब आप कोई नया कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो पहले दिमाग फ्रिक्शन फील करता है। आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है और गुस्सा आता है। ज्यादातर लोग इस स्ट्रगल वाले पार्ट में ही हार मान लेते हैं और काम छोड़ देते हैं। पर एक पीक परफॉर्मर जानता है कि ये ब्रेन की डाटा लोड करने की प्रोसेस है। इस स्ट्रगल से भागना नहीं है, इसे सहना है। उसके बाद आता है दूसरा स्टेज, जिसे रिलीज कहते हैं। स्ट्रगल के बाद आपको अपने टास्क से एक छोटा सा ब्रेक लेना होता है। अपना दिमाग उस प्रॉब्लम से हटाना होता है। इस छोटे से गैप में आपका माइंड रिलैक्स होता है और स्ट्रेस हार्मोन्स फ्लश आउट होते हैं। और जैसे ही आप वापस अपने काम पर बैठते हैं, बूम, आप तीसरे स्टेज में एंटर करते हैं, जो कि है फ्लो। अब वही काम जो कुछ देर पहले इम्पॉसिबल लग रहा था, वो ऐसे होने लगता है जैसे आपके हाथ में कोई जादू की छड़ी हो। आप उस काम को एफर्टलेस तरीके से परफेक्ट करते चले जाते हैं। पर फ्लो के बाद एक चौथा स्टेज आता है, जिसे रिकवरी कहते हैं। फ्लो स्टेट दिमाग से बहुत एनर्जी खींचती है। जब आप फ्लो से बाहर आते हैं तो आप मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं। यहां पर आपको खुद को पुश करना बंद करना होगा। रिकवरी फ्लो साइकिल का उतना ही लाजमी हिस्सा है जितना कि हार्ड वर्क। अच्छी गहरी नींद, बढ़िया न्यूट्रिशन, मेडिटेशन और एक्टिव आराम ही वो तरीके हैं जिनसे आपके डिप्लीटेड न्यूरोकेमिकल्स दोबारा रिचार्ज होते हैं। जो लोग इस रिकवरी फेज को इग्नोर करते हैं, जिन्हें लगता है कि बिना सोए कंटिन्यूअसली ग्राइंड करना ही मेहनत होती है, वो लोग एक्चुअली अपने ब्रेन को डैमेज कर रहे होते हैं और कुछ टाइम बाद उन्हें सीवियर डिप्रेशन और बर्नआउट का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपने दिमाग का ख्याल रखिए। पीक परफॉर्मेंस एक मैराथन है दोस्तों, ये 100 मीटर का स्प्रिंट नहीं है जिसमें आप आज ही सारी एनर्जी झोंक दें। दोस्तों, द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये किसी फिलॉसफी पर नहीं बल्कि हार्ड साइंस पर बेस्ड है। कोटलर ने हमें एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया है। अगर हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान से देखें तो हमारी सक्सेस का नुस्खा बहुत सीधा हो जाता है। सबसे पहले अपनी क्यूरियोसिटी से इंट्रिंसिक मोटिवेशन बिल्ड करो। फिर एक रिलेंटलेस ट्रूथ फिल्टर लगाकर सही लर्निंग अपने अंदर डालो और डीप रीडिंग से दुनिया का टॉप 1% नॉलेज एक्वायर करो। फिर अपने ब्रेन को रिलैक्स करके इस नॉलेज को आपस में कनेक्ट होने दो ताकि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिविटी पैदा हो सके। और फाइनली अपने दिन को इस तरह डिजाइन करो कि आप फोन नोटिफिकेशंस और फालतू के डिस्ट्रैक्शंस से दूर होकर फोकस के साथ काम करें और फ्लो स्टेट के जादू को महसूस करें। यह प्रोसेस बार बार लगातार हर रोज करना ही ग्रेटनेस की कुंजी है। और इन सबको एक कॉमन धागे में बांधने वाली एक लौटी चीज है आपकी कंसिस्टेंसी। एक ही दिन में सब कुछ पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हर दिन जब आप पिछले दिन से थोड़ा बेहतर होते हैं, जब आप रोजाना उस डर का सामना करते हैं, जब आप अपने ईगो को मार कर सीखने बैठते हैं, तब इम्पॉसिबल की दीवार में दरारें पड़ने लगती हैं। ये आपकी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से है।
अपने आप को ये बिलीव दिलाना कि मैं कल का वो हेल्पलेस वर्जन नहीं हूं, मैं अपने फ्यूचर का आर्किटेक्ट खुद हूं। आप चाहे जॉब में हैं, चाहे स्टूडेंट हैं या किसी बिजनेस के ओनर हैं, आपकी फील्ड का हर बड़ा माइलस्टोन वेट कर रहा है आपके अगले क्लियर, कॉन्शियस और क्रिएटिव एक्शन का। फ्लो स्टेट उस इंसान को कभी नहीं आती जो सोफा पर बैठकर मूवीज देखता है। फ्लो स्टेट केवल उस योद्धा को मिलती है जो एरिना में उतरता है, पसीना बहाता है और डर को अपना पथ प्रदर्शक बनाता है। इसलिए आगे बढ़िए दोस्तों, अपने आज और अभी को पकड़िए। ये किताब हमें साफ शब्दों में बता रही है कि इंसानी दिमाग की क्षमता अनंत है। आप जिस चीज की कल्पना कर सकते हैं और जिसके लिए स्ट्रक्चर्ड हार्ड वर्क कर सकते हैं, वो इम्पॉसिबल नहीं है। वो बस एक पजल है जिसके पीसेस आपको सही जगह फिट करने हैं। अगर आज आपने इस लंबी डिस्कशन को पूरे फोकस और इंटेंशन के साथ सुना है, तो आप पहले ही अपने पुराने कंफर्ट जोन को क्रॉस कर चुके हैं। आपने पहला पॉजिटिव स्टेप ले लिया है। अब इसे यहां रुकने मत दीजिए। अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट और मुश्किल गोल्स की लिस्ट उठाइए। उनको छोटी पॉसिबल टास्क्स में तोड़िए और उन पर कोटलर का ये ब्लूप्रिंट अप्लाई कीजिए। क्यूरियोसिटी ढूंढिए, मास्टरी तक जाइए, रीड कीजिए, क्रिएट कीजिए और फ्लो में उतर जाइए। अगर आप इन सिंपल मगर डिमांडिंग स्टेप्स को एक आदत बना लेते हैं, तो लोग आपके रिजल्ट देखकर उसे इम्पॉसिबल जरूर कहेंगे, पर आपको अंदर से पता होगा कि ये सिर्फ एक साइंस थी जिसे आपने मास्टर कर लिया है। ऐसे ही डीप, ट्रांसफॉर्मेटिव और एक्शन ओरिएंटेड कंटेंट के लिए हमेशा जुड़े रहिए आपके अपने चैनल इंस्पायरिंग बुक्स के साथ। हम आगे भी पूरी दुनिया से चुन चुनकर ऐसी ही महान और प्रैक्टिकली लाइफ ऑल्टरिंग किताबों का निचोड़ आपके लिए लाते रहेंगे, ताकि आप अपना समय और एनर्जी सिर्फ वहां लगाएं जहां से असल जिंदगी में इम्पैक्ट क्रिएट होता है। हमारा मकसद है कि आपकी हर रुकावट और आपके हर इम्पॉसिबल ड्रीम को प्रैक्टिकली अचीवेबल बनाना। हमेशा हंसते रहिए, बिना रुके और बिना थके रोजाना नई चीजें सीखते रहिए और अपनी जिंदगी के रथ के सारथी खुद बनिए। यह था द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल बुक की कोर और सबसे पावरफुल फिलॉसफी का पूरा डीपली एक्सप्लेन्ड सार। आपके कीमती वक्त और इस लंबे सेशन में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा यह याद रखिएगा दोस्तों, हर इम्पॉसिबिलिटी तब तक ही इम्पॉसिबल है जब तक कि उसको करने का सही तरीका आपने सीख नहीं लिया। देयर इज नो मैजिक, देयर इज ओनली मास्टरी। कीप पुशिंग योर लिमिट्स, कीप ब्रेकिंग द बैरियर्स एंड कीप टर्निंग योर इम्पॉसिबल इनटू योर डेली नॉर्मल। मिलते हैं अगले वीडियो में इंस्पायरिंग बुक्स चैनल पर। गुड लक, स्टे ब्लेस्ड एंड गो कॉन्कर योर इम्पॉसिबिलिटीज।